नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। अहिल्याबाई होलकर की जयंती आज। फिलोसफर क्वीन के नाम से मशहूर, प्रशासन के लिए जानी जाती हैं रानी अहिल्याबाई। यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाए गए दोषी। यूएसए के इतिहास में ऐसे पहले राष्ट्रपति, लेकिन चुनाव लड़ने पर नहीं है रोक। और हीट वेव से परेशान भारत, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। हीट इंडेक्स से पता चलती है वास्तविकता। आइए खबरों की शुरुआत करें। आज जब फेमिनिज्म और महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है तो इस तरह का नैरेटिव सेट किया गया है कि ये कॉन्सेप्ट भारत में पश्चिम से आया है। ऐसे में हम इतिहास में मौजूद महिला सशक्तिकरण के तमाम उदाहरणों को भुला देते हैं। भारतीय इतिहास में महिलाओं ने न केवल प्रशासन चलाया है, बल्कि प्रशासन में ऐसा काम किया है जो मिसाल बन गया। आज हम भारत के मालवा की ऐसी ही एक रानी अहिल्याबाई होलकर की बात करेंगे, जिन्हें इतिहासकार जॉन के ने फिलोसफर क्वीन कहा। 31 मई के दिन महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई जाती है। अपने दौर की दूरदर्शी शासकों में से एक रही अहिल्याबाई होलकर की आज 300वीं जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। मार्च 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया था। इसकी घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने बीते साल की थी। उनके पिता मनकोजी राव शिंदे गांव के पाटिल थे। उस दौर में महिलाएं स्कूल नहीं जाती थीं। बावजूद इसके अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। उनका विवाह खांडेराव होलकर से हुआ था। खांडेराव होलकर की मौत कुंभेर के युद्ध में 1754 में हो गई। 12 साल बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर की मृत्यु हुई और अहिल्याबाई मालवा साम्राज्य की महारानी घोषित हुई। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ थीं। उन्होंने अपने राज्य की जरूरतों को समझते हुए तुकोजी राव होलकर को आर्मी का कमांडर नियुक्त किया। नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित महेश्वर राजमाता अहिल्या देवी होलकर के राज्य की राजधानी थी। इस क्षेत्र की विशेषता महेश्वरी साड़ियां और फैब्रिक भी हैं, जिसकी शुरुआत अहिल्या देवी होलकर ने सूरत और दक्षिण भारत से बुनकर बुलवाकर की थी। महेश्वरी साड़ियों को जीआई टैग भी मिला हुआ है। अहिल्याबाई होलकर को देश भर में कई 100 हिंदू मंदिरों और धर्मशालाओं के निर्माण के लिए जाना जाता है। वे शिव की भक्त थीं। राजाज्ञा पर हस्ताक्षर करते वक्त वे अपने नाम के बजाय केवल श्री शंकर लिखती थीं। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास 2 मंजिला मंदिर बनवाया। अपने राज्य को समावेशी बनाने के मकसद से उन्होंने गोंड और भील जनजातियों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने हीटवेव से हो रही मौतों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हीटवेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की जरूरत बताई है। देखिए, भारत में ज्यादातर आबादी इन दिनों गर्मी की मार झेल रही है। अभी एक खबर आई थी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तापमान 52.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। हालांकि इसकी पुष्टि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा की जानी है। दरअसल आईएमडी का मानना है कि दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके में दर्ज किया गया 52.9 डिग्री सेल्सियस तापमान की वजह कोई स्थानीय कारण भी हो सकता है। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर तेज गर्मी हीट वेव नहीं होती। तो आज हम हीट वेव्स क्या हैं और इन्हें कब घोषित किया जाता है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं हीट वेव से मतलब क्या है। देखिए, हीट वेव असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि है। ये भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में गर्मियों के मौसम के दौरान होने वाले सामान्य अधिकतम तापमान से ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में सामान्य तौर पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता हो, मैक्सिमम भी 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अब अगर इसी क्षेत्र में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर जाए तो इसे कहेंगे हीट वेव। वैसे अगर किसी क्षेत्र का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो इसे हीट वेव की स्थिति कहते हैं। वहीं 6.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर गंभीर हीट वेव की स्थिति मानी जाती है। हीट वेव्स आमतौर पर मार्च से जून महीने के बीच में देखी जाती हैं। कई बार ये स्थिति जुलाई तक भी एक्सटेंड हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक मैदानी इलाके में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर, तटीय इलाकों में 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान को हीट वेव की स्थिति माना जाता है। देखिए, ये तो हुई बात कि तापमान है कितना, लेकिन आपने देखा होगा कि तापमान के आंकड़े और तापमान महसूस कितना हो रहा है, इसका डेटा अलग अलग होता है।
इसे कहते हैं हीट इंडेक्स। हीट इंडेक्स बताता है कि कितनी गर्मी महसूस हो रही है। इसमें आर्द्रता और अन्य फैक्टर्स को भी शामिल किया जाता है। आप जानते हैं कि हीट वेव्स की स्थिति बनती क्यों है। देखिए, हीट वेव के लिए अलग अलग जगहों पर रीजन अलग अलग हो सकते हैं। हीट वेव्स के लिए उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति और वायुमंडल जिम्मेदार होता है। पर कुछ जेनेरिक रीजन्स हैं जो हीट वेव्स के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के चलते तेजी से बढ़ रहे तापमान के एक्सट्रीम इवेंट में से एक है हीट वेव। दूसरा कारण है अल नीनो। IMD के मुताबिक जो साल अल नीनो की स्थिति के साथ शुरू होता है उसमें हीट वेव्स की स्थिति भी बनती है। अल नीनो पेरू और इक्वाडोर के तट पर चलने वाली एक गर्म समुद्री जलधारा है। सामान्यतः इस इलाके में ठंडी समुद्री जलधाराएं होती हैं, लेकिन अल नीनो के कारण समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है। ये तापमान सामान्य से लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में इस गर्म जलधारा के उत्पन्न होने से न सिर्फ दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट का मौसम प्रभावित होता है, बल्कि इसका विश्वव्यापी प्रभाव भी पड़ता है। इसके अलावा हीट वेव्स के लिए हीट डोम भी जिम्मेदार होते हैं। हीट डोम से मतलब है जब गर्म हवा एक जगह पर लंबे समय तक रहती है तो किसी बर्तन पर रखे ढक्कन की तरह उच्च दबाव के क्षेत्र से यह एक गर्म हवाओं का गुंबद या डोम जैसा बना देती है, जिसे हीट डोम कहते हैं। गर्म हवा इसमें ऐसा कवरेज बना लेती है जिससे ठंडी हवा का सर्कुलेशन रुक जाता है, साथ ही बादलों को भी ब्लॉक कर देती है, जिससे बारिश भी नहीं होती। इन दिनों मैक्सिको में हीट डोम की स्थिति बनी हुई है। ये तो हीट वेव्स के लिए जिम्मेदार कारकों की बात हुई। IMD ने वो स्थितियां भी बताई हैं जो कि हीट वेव के लिए होनी चाहिए। इनमें पहली कंडीशन है उस क्षेत्र में गर्म शुष्क हवा की मौजूदगी का होना, ऊपरी वायुमंडल से आर्द्रता की गैर मौजूदगी हो, साथ ही आसमान बादल रहित हो और एंटी साइक्लोन की स्थिति हो। डोनाल्ड ट्रंप और उनका विवादों से रिश्ता शायद ही कभी खत्म हो। अब खबर आ रही है कि न्यूयॉर्क की अदालत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी मामले में दोषी करार दिया है। USA के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी मौजूदा या पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ आपराधिक मामला चला और उसे दोषी ठहराया गया हो। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप 2017 से 2021 तक USA के राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। साथ ही अगले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवार भी हैं। देखिए, हश मनी से मतलब क्या है? हश मनी से मतलब है किसी को पैसे देकर चुप करा देना, इस उम्मीद के साथ कि वो आपकी वैसी बातें पब्लिक में नहीं लाएगा जिससे आपकी इमेज खराब हो सकती है। उनके खिलाफ पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल को पैसे देकर चुप कराने और इलेक्शन कैंपेन के दौरान बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 केसेस चल रहे थे। उन्हें इन सभी आरोपों में दोषी पाया गया है। उन्हें सजा 11 जुलाई 2024 को सुनाई जाएगी। अब ऐसे में एक सवाल लाजिमी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बने रहेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे? तो इसका जवाब है हाँ। दोषी करार दिए जाने के बावजूद ट्रंप नवंबर 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बने रह सकते हैं। जी हाँ, वे चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जिन शर्तों को पूरा करने की जरूरत बताई गई है, वे सभी शर्तें डोनाल्ड ट्रंप पूरा करते हैं, जैसे कि उम्र कम से कम 35 साल हो, अमेरिका का जन्म से नागरिक हो और अमेरिका में कम से कम 14 साल रहा हो। अभी तक USA में आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। चलिए अगली खबर देखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 77वीं असेंबली आयोजित की जा रही है। इसमें आ रही अपडेट्स को हम लगातार कवर कर रहे हैं। खबर यह है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक मसौदा यानी ड्राफ्ट प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें सदस्य देशों को मानवीय संकटों में मानसिक स्वास्थ्य को शामिल करने की बात की गई है। मतलब ये कि जैसे बाकी के संकटों जैसे आपदा, युद्ध के वक्त मानवीय सहायता पहुंचाई जाती है, वैसे ही इस दायरे में मानसिक स्वास्थ्य को भी शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को स्कूल और सामाजिक सेवाओं के जरिए पहुंचाने की बात की गई है और सदस्य देशों से स्थानीय स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद मुहैया कराने पर बल दिया गया है। WHO के मुताबिक युद्ध या विवाद के चलते विस्थापित लोगों को शरणार्थी कैंप में रखा जाता है, जो कि इनके मानसिक रोगों में 30% का इजाफा कर देता है।
इसमें भी बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। WHO के मुताबिक पिछले दशक में युद्ध और विवाद के चलते 22% लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अवसाद, चिंता, बाइपोलर डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हुए हैं। आइए अब देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे क्या है। टर्म ऑफ द डे है आज ब्लू होल। आपने ब्लैक होल के बारे में तो सुना ही है, आज हम ब्लू होल के बारे में जानेंगे। ब्लैक होल कहां पाए जाते हैं? अंतरिक्ष में। लेकिन ब्लू होल पाए जाते हैं गहरे महासागरों में। महासागरों के नीले रंग के चलते इन्हें ब्लू होल कहा जाता है। महासागरों में सॉफ्ट रॉक जैसे लाइमस्टोन में मौजूद बेहद गहरे गड्ढे को ब्लू होल कहते हैं। ये महासागरों में मौजूद सिंकहोल की तरह होते हैं जिनमें पानी भरा होता है। कई बार ये इतने गहरे होते हैं कि वैज्ञानिक इनकी गहराई का अंदाजा तक नहीं लगा पाते। अगर दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की बात की जाए तो ये मैक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप के चेतुमल खाड़ी में है। इसका नाम है तामजा ब्लू होल। वैज्ञानिक अभी तक इसकी गहराई माप नहीं पाए हैं, लेकिन शुरुआती गणना के मुताबिक ये 1380 फीट के करीब गहरा है। और अब समय है रैपिड न्यूज का। देखते हैं रैपिड न्यूज में क्या है खास। हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस रखी गई है। यदि इसके इतिहास की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का फैसला लिया था। पहले 7 अप्रैल को वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे के रूप में चुना गया, लेकिन 1988 में एक प्रस्ताव के द्वारा दिन और नाम बदलकर 31 मई का दिन वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में चुना गया। इसका मकसद लोगों को तंबाकू से होने वाले खतरों के बारे में बताना और जागरूक करना है। कावांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसे काजा शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसका आयोजन विक्टोरिया फॉल्स के उत्तरी किनारे पर स्थित जाम्बिया के लिविंगस्टोन शहर में किया जा रहा है। यह विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण पहलों में से एक है। इसी संरक्षण पहल की समीक्षा के लिए 5 दक्षिणी अफ्रीकी देश इस सम्मेलन में मिलते हैं और भविष्य की रूपरेखा तैयार करते हैं। यदि हम कावांगो जाम्बेजी यानी काजा क्षेत्र की बात करें तो यह 5,20,000 वर्ग किलोमीटर का एक आर्द्र भूमि क्षेत्र है जो 5 दक्षिण अफ्रीकी देशों में फैला हुआ है। इन देशों में शामिल हैं अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। इन देशों ने 2006 में एक समझौता किया। इसके परिणाम स्वरूप 2011 की काजा संधि हुई। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI ने डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करते हुए एक नई निधि पहल की घोषणा की। इस घोषणा के तहत स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स यानी SADS को $8 मिलियन का वित्त पोषण किया जाएगा। यह घोषणा एंटीगुआ और बारबुडा में आयोजित SADS पर संयुक्त राष्ट्र के 4थे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई। यह फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट प्रोग्राम IRIS का हिस्सा है। CDRI की बात करें तो इसे 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेश किया गया था। इसका लक्ष्य जलवायु परिवर्तन और आपदाओं से जुड़े जोखिमों के लिए नए और पुराने दोनों बुनियादी ढांचा प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ाना है। शांग्रीला डायलॉग शिखर सम्मेलन की शुरुआत सिंगापुर से हुई। यह शांग्रीला डायलॉग का 21वां संस्करण है और यह सम्मेलन इस समय चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका और चीन के रक्षा प्रमुख 2 वर्षों में पहली बार आमने सामने बैठक करेंगे। इसमें दक्षिण चीन सागर और ताइवान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होगी। शांग्रीला डायलॉग की बात करें तो इसकी शुरुआत 2002 में सिंगापुर के शांग्रीला होटल में हुई थी। यह सिंगापुर में प्रति वर्ष आयोजित होने वाला एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन है। इसे एक स्वतंत्र थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा आयोजित किया जाता है। पाकिस्तान ने चीन के सहयोग से बहु मिशन संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसे पाक सैट MM-1 नाम दिया गया। यह 1 महीने में पाकिस्तान द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला दूसरा उपग्रह है। यह उपग्रह पाकिस्तान में इंटरनेट सुविधाओं को बढ़ावा देगा और टेलीविजन प्रसारण, सेलुलर फोन और ब्रॉडबैंड सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस उपग्रह का प्रक्षेपण पाकिस्तान और चीन के बीच मजबूत साझेदारी को भी रेखांकित करता है। इसी के साथ पाकिस्तान के अंतरिक्ष में मौजूदगी भी बढ़ गई है। उसके नाम पर कम से कम 7 उपग्रह हो गए हैं। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी 16 दिवसीय बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग में हिस्सा लेने अमेरिका के अलास्का में पहुंची।
भारतीय वायुसेना का राफेल लड़ाकू विमान इस हवाई युद्ध में हिस्सा लेगा। यह अभ्यास 2 सप्ताह तक चलने वाला एक उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है, जिसका मकसद बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायुसैनिकों को एकीकृत करना है। इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत 1975 में हुई थी। इसे वर्चुअल वॉर एटमॉस्फेयर में यथार्थवादी प्रशिक्षण देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अभ्यास में अमेरिकी वायुसेना, नाटो और अन्य संबंधित देश हिस्सा लेते हैं। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, शांग्रीला डायलॉग शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? सिंगापुर, चीन, भारत या फिर श्रीलंका? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक हीट वेव्स के लिए जिम्मेदार हैं? जलवायु परिवर्तन, हीट डोम, लानीना? कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर देना है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे कौन से सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा या फिर कर्नाटक? सही जवाब है विकल्प सी। अगला प्रश्न था, हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंत मार्तंड था। इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल, राजा राम मोहन राय, जेम्स ऑगस्टस हिक्की या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? सही जवाब है विकल्प ए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन की पीडीएफ चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी पीडीएफ आपको रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। साथ ही बुलेटिन को लाइक भी करना है। नमस्कार।